परेश, जरा जरा इधर आओ बेटा। हाँ दादू, बोलो, क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए कहना है। जी समझता हूँ। अपने लिए जिग जैग रास्ता बनाना आसान नहीं। जी ठीक। सिर्फ ठीक नहीं, अति सावधान। अभी राजनीतिक बाजारवाद ने सब रास्ते आसान कर दिए हैं। सीधे सीधे संपर्क सधे, सान चढ़े, जिन पर जगह जगह माइल स्टोन्स लगे हैं। यहाँ तक फला, यहाँ तक ढीम का, यहाँ तक ये, यहाँ तक वो, यहाँ तक मैं, यहाँ तक तुम हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित। ऐसे में तुम क्या करोगे? अरे कैसे बनोगे स्वतंत्र लेखक? मैं सबसे दूर रहकर खुद तपूंगा, जानूंगा खुद को, पहचानूंगा समय के गणित को, आत्मा के दर्द को साझा करूंगा शब्दों में, सत्य कहूंगा, भले ही अंतिम पंक्ति में बिठा दिया जाऊं। ठीक है, ठीक है। अब मैं विश्राम कर सकता हूं। मैंने अपने समय की सबसे बड़ी मारक लीला तुम्हें बता दी है। अब तुम पर है, कहाँ पहुंचोगे? इतने शिष्यों में मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है परेश, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे कंधों में वक्रता है। इसे बनाए रखना परेश, इसे बनाए रखना। हाँ, अब अगर कहो तो मैं आंखें मूंद लूं मैं आंखें, मैं आंखें मूंद लूं। ओम शांति शांति शांति। ऐ शब्द के देवदूतों, धरती की कोख में तपकर आग हुए कवि ओमेंद्र अलख आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनकी ईमानदारी और सत्यता के लिए हम व्रत धारण करते हैं कि कभी भी लेखन की प्रतिबद्धता नहीं छोड़ेंगे, कि कभी भी सिंहासन बत्तीसी नहीं गाएंगे, कि कभी भी देश को धोखा नहीं देंगे, कि कभी भी असत्य का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक, हम सहमत हैं। आती रहा करो। कुछ कहा आपने? मैंने कहा आती रहा करो। हाँ, तुम आते हो तो जीवन में कुछ ठीक लगने लगता है, वरना तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भीड़ भरी सड़क पर ट्रैफिक में फंस गई हूं। सोचता हूं आता रहूं, मगर देवयानी कुछ ठीक नहीं समझती। ओह, उसे भनक लग चुकी है। कल ही मुझे बच्चों का वास्ता देकर कह रही थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ करना होगा, खाली कविताएं लिखने से कुछ नहीं होगा। हो परेश, तुम भी कभी कभी सांसारिक हो जाते हो।
अरे एक रचनाकार अलौकिक होता है परेश। वो नियम तोड़ता है और अपने लिए नए नियम बनाता है, और ये अनवरत चलता ही रहता है। एक रचनाकार का कोई भी नियम अंतिम नहीं होता, वो हमेशा एक नए नियम की खोज में रहता है। ये सब एक दिन तुमने ही तो कहा था ना, भूल गए? देखो, भूलता मैं कुछ नहीं, सिर्फ चीजों को निरस्त करता हूं। मुझे लगता है जब भी आपको द्वंद पकड़ ले, आप उस चीज को निरस्त कर दें। तुम्हारे लिए बना नियम अब मुझे द्वंद में डाल रहा है, और मैं निर्द्वंद जीना चाहता हूं। हो, निर्द्वंद तो तुम नहीं जी सकते परेश, क्योंकि मैं तुम्हारी विचारणा को जानती हूं। तुम विपरीत ध्रुवों की खोज में रहते हो। देखो, दादू जैसे बड़े कवि की विरासत का सारा श्रेय जब तुम्हें मिलने जा रहा था, तब तुमने पाला बदलकर उनके मरते ही कलावादी चोगा पहन लिया। यह परिवर्तन ईश्वरीय है। ऐश्वर्यता की आड़ मत लो परेश। तुम स्वयं ईश्वर हो। रचनाकार स्वयं अपना परमात्मा है, और दूसरा कौन सा ईश्वर तुम ढूंढोगे? सबसे कठिन शब्दों में धोखा देना कितना सरल होता है परेश बाबू, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे मुंह में खून लग चुका है, प्रसिद्धि का खून। तुम रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हो, इसलिए हमेशा बड़ा जहाज और बड़ा कप्तान खोजते रहते हो। मगर याद रखो, फिर भी तुम्हें ज्ञान पीठ तो नहीं मिलेगा। ये मत कहो, मेरे सामर्थ्य को चुनौती मत दो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे यौवन ने मेरे हृदय को चुनौती दी थी, और आज मैंने तुम्हारा यौवन चुरा लिया है। कोई सोच सकता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिस शोभा ओसवाल को एक भूखा नंगा कवि स्वर्ग की अप्सरा की तरह भोगेगा? सच कहूं, एक पुरुष के रूप में जब मैं अपना सामर्थ्य खोजता हूं, तो मुझे कुछ भी दुष्कर नहीं लगता। मिस्टर परेश, किसने किसको भोगा, ये चुनाव की बात है। और याद रखना, चुनाव हमेशा स्त्री करती है, पुरुष नहीं। जब भी पुरुष चुनाव करने का दावा करता है, तो वो धोखा खाता है और असफलताओं की गर्त में चला जाता है। लगता है एकेडमी पुरस्कार मिलने पर तुम्हें अभिमान हो गया है परेश बाबू। मगर शोभा ओसवाल कोई कमजोर स्त्री नहीं है। अगर साहस हो तो मुझे आप छूकर दिखाओ। तो क्या यह अद्वितीय अभिसार भूल जाऊं? नहीं, भूलो मत। गीत गाओ, दास्तानें लिखो, दोहैया दो। मगर अब कभी भी मेरे पास एकांत मत ढूंढना, क्योंकि मैं अपने किसी भी एकांत में तुम्हारे अहंकार से टपकती सांसों का सरगम नहीं सुन सकती। गोया की किस्से कहानियों में ऐसी घटनाएं बहुत घटी थी, आज अपने साथ भी हो गई। सच कहते थे दादू, स्त्री और रुपया आज सबसे बड़े सम्मोहन है। एक से बचा, पर दूजे से तो नहीं बच सका ना। खैर, तो शोभा जी, आज के सत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर सोचता हूं, जब दलदल में उतर ही गया हूं, तो जल्दी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मिलेंगे, इसी दलदल में फिर मिलेंगे, कभी कहीं किसी तरह। बस याद रखना। तो इस पुस्तक पर आप चाहते हैं गोमती देवी चहल पुरस्कार। वजन तो ठीक है। वजन तो समझते हो ना? मैं आपके हंसने का कारण नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो समझ रहा था आप सत्य पर गौर करेंगे। सत्य? कैसा सत्य? तुम क्या समझते हो? इस काव्य पुस्तिका से तुमने सत्य की खोज की है? वहम है परेश जी आपको।
कोरा वहम। सच अब किताबों में नहीं, शब्दों में रह गया है, और शब्द अब किताब की जिल्द से आजाद है। रही बात सृजन की, तो चलिए बताइए, आपकी पुस्तक का ये 100 प्रतियों का संस्करण देश की देशना और चेतना में क्या विकास करेगा? कभी सड़क पर होटल में बैठकर तिपैया टैक्सियों की पिटर पिटर सुनी है? ऐसी ही गुजरती हुई ध्वनियां हैं ये किताबें जिन्हें तुम लोग एहसास कहते हो। मैं तो समझता था आप कोमल और मृदु होंगे, निर्मलता की तरह, किंतु आप तो मुक्ति बोध से भी कसैले हैं। कमाल है, आपकी दिव्य प्रतिभा मुझे चमत्कृत कर रही है। आपने बिना पढ़े मेरी पुस्तक की आलोचना कर दी है। पुस्तक की नहीं, तुम्हारी। मेरी? यानी व्यक्ति की? तो सत्य शिव में नहीं शव में है। ये शरीर तो शव है जो शब्दों से बनता है। शब्द से आप मिले ही नहीं तो फिर व्यक्ति को कैसे जानेंगे? तजुर्बे से बेटा, तजुर्बे से। ये बाल देख रहे हो? इनकी सफेदी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये दिखाऊंगा कि कितनी सफाई से इन्हें काला कर लेता हूं। जानते हो बेटा, बड़ी बड़ी बातें तभी तक अच्छी लगती है जब वे छोटे लोगों के सामने की जाए। बड़ों के सामने केवल खुद को रखा जाता है, और जहां तक मैं समझता हूं तुम्हें खुद को रखना भी नहीं आता। मैं यहां याचना करने नहीं आया था कमलनाथ जी। मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं भी उस विचार में सोचता हूं जिसमें आप सोचते हैं। तो हम लोग एक विचार को जीने वाले हुए, फिर हमारे बीच दूरी क्यों? क्योंकि तुम शॉर्टकट अपना रहे हो। जरा बताओ, इस पुरस्कार के लिए मंत्री जी से फोन करवाने की क्या जरूरत थी? क्या मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं था? ओह, तो समझा, इसलिए आप उद्विग्न हैं। वस्तुतः सत्य यह है कि मंत्री जी ने मुझे बुलाया था। अपने बेटे की ट्यूशन चाहते थे। वहीं पुरस्कार की बात शुरू हो गई और उन्होंने आपको फोन लगाकर सिफारिश कर दी। दरअसल इन नेताओं को सिफारिश की आदत होती है, ना भी कहो तो भी करते ही रहते हैं। आखिर वोट के लिए यह जरूरी भी है। दो नाव में सवार रहते हो क्या? मैं समझा नहीं। सिफारिश भी करवा दी और गैरत भी बचा ली। वाह रे जादूगर। कहां से सीखा ये सब? देखो बेटा, मैं इस पुरस्कार समिति का चेयरमैन हूं, और मुझे अफसोस है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे नाम पर सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दबाव में काम करने की आदत नहीं। कोई बात नहीं कमलनाथ जी, मगर सारा कलावाद आप पर समाप्त तो नहीं हो जाता है। कुछ कुछ कलावाद तो हमें भी आता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? भाषा में ऐसा व्यवहार फिल्मों तक ठीक है, ये साहित्य का आंगन है, यहां हेकड़ी नहीं चलेगी। हम चलाकर दिखाएंगे कमलनाथ जी। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं कि मंत्री जी को फोन करने के पैसे लगते हैं? सिर्फ पीए को कहना पड़ता है जनाब, सिर्फ पीए को। और सच्ची बात कहूं तो बाकी दोनों निर्णायक तो पीए के फोन से ही दहल उठे। मंत्री जी तक की तो नौबत ही नहीं आई। अब आप क्या करेंगे? बहुमत मेरे साथ है। दरअसल मुझे उन दोनों निर्णायकों ने ही बताया कि आप विरोध में हैं, तभी तो मैं आया हूं। कोई बात नहीं, आए हैं तो अच्छी बात है, मगर फायदा नहीं होगा। आपका आना क्या मंत्री जी से भारी है? ठीक ठीक से सोच लें कमलनाथ जी, ये शब्द की दुनिया है, यहां असंभव कुछ नहीं। ये पुरस्कार लेना मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और मैं ये पुरस्कार लेकर रहूंगा। विचित्र,
यानी कि चेयरपर्सन की गर्दन काटकर? नहीं, उसकी जेब काटकर। आपको आपके दामाद का 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो याद होगा, वो मंत्री जी के विभाग में है। गुड बाय कमलनाथ जी, जश्न में मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। साले साले गुंडे, हरामखोर, बदतमीज, तुम जैसे लोग अदब की दुनिया में आ कैसे गए? ओह ओह, किसे पुकारूं? इन अयाचित क्षणों में किससे पुकारूं? कौन मुझे समझा सकता है कि मैं अपने ही देश में हूं, कि मैं लेखक हूं, कि मैं न्याय करता हूं? मैं उफ, उफ, मैं वाह गुरु वाह, भैया तुमने तो तंत्र शास्त्र को भी असफल कर दिया। भाई तुम्हारी किताब की पुरस्कार योजना में सबसे बड़े बाधक ग्रह थे कमलनाथ जी। कमाल है, पत्ता ही साफ कर दिया उनका। कमाल है, अफसर तो मेरा उपनाम है। भाई वाह, अफसरी तुमने खूब दिखाई है। क्या अफसराना अंदाज में पुरस्कार लिया? दरअसल ना भी लेता, किंतु कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर मुझे पुरस्कार का रंग पोतना था, और मैं इसीलिए कामयाब हूं कि मैंने आज तक अवसर नहीं चूके हैं। ज्यों ही मुझे पता चला कि कमलनाथ जी के दामाद का कॉन्ट्रैक्ट मंत्री जी के विभाग में आया है, मैंने दबिश दे दी। बेचारे चारों खाने चित्त हो गए। भाग झूठे। किंतु भैया एक मिनट, मनमोहन जी जरा गिलास भर दो यार, खाली हो गया है। ये लो। ये हुई ना बात। ये बताओ, बाकी दोनों मना कैसे माने? सुना है लेखक तो बड़े अक्खड़ होते हैं भैया, राजनेताओं की बात कैसे मान ली? दरअसल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और रही बात लेखक के स्वभाव की, तो आज कहूं, आजादी के 70 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा स्वभाव किसी का पतित हुआ है तो लेखक का। अरे यार, जीवन में 1000 समझौते करने वाले सत्य का विरोध नहीं कर सकते। सत्य का वाह वाह, क्या सत्य है। कूटनीति से पुरस्कार, भाई वाह वाह। तो भैया फिर लोग हम नेताओं को क्यों दोष देते हैं? नेता तो बेचारे फ्रंट पर रहते हैं, दिन रात लोगों के बीच है, फिर भी अनैतिक। और तुम लोग एकांत में रहते हो हैं और जो मर्जी अनाचार करते रहो। वाह भाई वाह, क्या भाग्य है। नहीं 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 नहीं, तुम जैसे छुट भैये नेताओं को भाग्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े नेताओं से संपर्क भी सौभाग्य है। अगर तुम नहीं होते तो परेश बाबू को मंत्री जी के बेटे की ट्यूशन कौन दिलवाता? हाँ, सो तो है भैया, मगर छुट भैया नेताओं का भविष्य नए लेखकों जैसा होता है।
बेचारों के गॉडफादर तो महान हो जाते हैं और वे दरख्त तले के बेल बूटे बनकर रह जाते हैं परेश बाबू। मगर परेश बाबू ने तो गॉड फादर को ही विदा कर दिया। ये चमत्कारी आदमी है। लेखक होने के साथ साथ भैया इसमें गजब की कलयुगी मनीषा है। मगर राजनीति पतन का मार्ग है। कौन सा मार्ग पतन का मार्ग नहीं है? हर एक रास्ता पतन का मार्ग हो सकता है। प्रश्न तो यह उठता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। मुझे रास्तों का उपयोग करना आता है, और रही बात राजनीति की, तो समझिए जनाब, भविष्य का लेखन राजनैतिक लेखन होगा। भविष्य का धर्म, भविष्य का दर्शन, भविष्य का साहित्य। सोचते रहो मनीषियों, सोचते रहो। लेकिन तुम्हारे सोचने के बीच में जो अंतराल होगा उसे मैं अपनी कृतियों से भर दूंगा। मुझे वर्तमान समृद्ध करना है। सिर्फ वर्तमान, सिर्फ वर्तमान। देखना मैं कहां तक पहुंचता हूं। ये कैसा स्वप्न, ये कैसी आवाजें। मैं जैसे अपनी ही पीठ पर कोड़े बरसा रहा हूं। वो भी भरे बाजार। देवयानी डोंडी पीट रही है। नहीं नहीं, ये कैसी सजा है? किसने की है ये सजा मुकर्रर? कौन है वो? कौन है वो? मैंने, तुम्हारे दादू ने। अगर पुरस्कार और प्रवंचनाओं की चमक ने तुम्हारी आंखों का उजाला नहीं छीन लिया हो तो अवश्य ही तुमने मुझे पहचान लिया होगा। ओह दादू, मेरे दादू, मेरे सामने, मेरे स्वप्न के यथार्थ में। ओ दादू, ओ मैं बता नहीं सकता मुझे क्या रोमांच हो रहा है। मैं अभिभूत हो गया हूं। ओ दादू, दादू। नाटक मत करो परेश। आत्माओं के लोक में नाटक नहीं, केवल यथार्थ होता है। और यथार्थ ये है कि तुम मेरे चरण स्पर्श करने योग्य नहीं हो। दादू। क्यों? मुझको भी भयभीत करोगे, कूटनीति से डराओगे, अपनी दुर्घर्ष प्रतिभा से आक्रांत करोगे? नहीं दादू, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो आपसे प्रेम करूंगा, आपसे ज्ञान लूंगा, आपसे ज्ञान लूंगा दादू। तुमने वो हक भी खो दिया है परेश। सुना नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। तुमने देवयानी के साथ साथ शोभा को भी प्रेम में भ्रमित किया है और उनको छला है। प्रेम और छल विपरीत ध्रुव हैं परेश। इस बात को भी नहीं समझे? दादू, मैं क्षमा चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई। किससे क्षमा मांगोगे परेश? कमलनाथ से, उनके दामाद से, देवयानी से, शोभा से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले से? किस से क्षमा मांगोगे तुम? तुम तो अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ के इतने अभिमानी हो गए हो, तुम सबसे छल करते गए। नहीं दादू नहीं, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। आपको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। तुम तो व्यक्ति भी नहीं हो, तुम केवल व्यक्तित्व हो। सुनो, परमात्मा जब ये देखता है कि कोई अपने व्यक्तित्व को
जुनून की हद तक बड़ा करने में लगा है, तब वो तृणवत उसे नष्ट कर देता है। समझ लो, तुम नष्ट हो चुके हो। मैं समझा नहीं दादू। समझने की आवश्यकता नहीं। ये आत्माओं के उजले लोक का पवित्र आदेश है कि तुम्हारे जैसा अहमवादी पुरुष सृजन के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। यहां तो सारा सृजन हाथ पसार कर लेना होता है, लेकिन तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम तो महान बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकते हो। इसलिए परमात्मा तुम्हारी वो बुद्धि नष्ट करने जा रहा है। तुम्हें ब्रेन हेमरेज होने वाला है परेश, ब्रेन हेमरेज। उसके बाद तुम जीवित तो रहोगे, लेकिन ताउम्र इस मस्तिष्क से लिख नहीं पाओगे। मुझे अफसोस है, तुम जिग जैग वे का सही अर्थ नहीं समझ सके तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवित रहना चाहता हूं दादू, मैं जीवित रहना चाहता हूं। मुझे अवसर दो, मुझे अवसर दो। है दादू कहाँ गए? हाय, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरी पलकें बोझ से धरती की तरफ खिंच रही हैं, मेरी गर्दन पर पत्थर पड़ रहे हैं, मेरी जीभ सूख रही। ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा है? क्या ब्रेन है? नहीं नहीं नहीं।